नमस्कार। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं एक टीम का हिस्सा हूँ। हमारी पूरी टीम इस सारे वेबिनार्स के ऑर्गेनाइजेशन में है। मैं ये वेबिनार सीरीज कैसे शुरू हुई इसके बारे में एक 2 मिनट में बात रखना चाहूँगा। हमारे महाराष्ट्र जल बिरादरी के मेंटर डॉक्टर विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इनके प्रयास से जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था 2019-20 में, तब हमारे मेंटर्स बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन दोनों ने महाराष्ट्र जल बिरादरी के साथ आओ नदी को जाने ये वेब सीरीज शुरू किया, जिसमें लगभग 44 वेबिनार्स में 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट को आमंत्रित किया गया, कि जो पूरे दुनिया से जल जंगल जमीन जानवर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और जब ये वेबिनार सीरीज शुरू हुआ था, तब भी ऐसे तय हुआ कि हम आओ नदी को जाने के इस माध्यम से एक फिजिकल यात्रा निकालते हैं, जो तय हुई थी नासिक से लेके वर्धा तक, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से लेके वर्धा तक वो यात्रा तय हुई थी। और जब ये यात्रा तय हुई, तभी कोरोना का सेकंड वेव आया, तो फिजिकल यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। और फिर ऐसे तय हुआ कि ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्राएं शुरू करते हैं। तो फिर नासिक डिस्ट्रिक्ट से अप्रैल 2021 में ये यात्रा शुरू हुई। नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे अलग अलग यात्राएं जिलों की, मतलब हर जिले के लिए 2 दिन ऐसे तय हुआ, सैटरडे और संडे। तो महाराष्ट्र के लगभग 36 जिलों में ये ऑनलाइन संवाद यात्रा 2021 से लेके अप्रैल 2021 से लेके 2023 तक फिनिश हुआ। और तभी हमारे टीम मेंबर्स आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज शुरू करने में हमारे जलगांव, नंदुरबार, धुलिया और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के साथी, इन्होंने तय किया कि जैसे आओ नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू है, वैसे हम आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो जब ये शुरुआत हुई, तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट के मॉडल विलेज गाड़ेगांव है, वहाँ के जो भी साथी हैं हमारे, उनको हमने इनवाइट किया उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अ, उसमें एनजीओ के लोग थे, वहाँ के विलेजर्स थे। इसके अलावा वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, उनको भी हमने इनवाइट किया और ये यात्रा की शुरुआत की। मुझे बताने में खुशी होगी, मैं एक 2 मिनट में वो यात्रा के जो भी वेबिनार्स हैं उसका शेयरिंग करना चाहूँगा। कि लगभग 82 वेबिनार्स हमारे हुए हैं। और उस वेबिनार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तीनों राज्यों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों राज्यों से लगभग 125 से भी ज्यादा महानुभाव, जिनका जमीनी के ऊपर बहुत बड़ा कार्य है। किसी का जल में है, किसी का जंगल में है, किसी का जमीन के ऊपर है, किसी का पर्यावरण के बारे में है। ऐसे सारे महानुभाव हमसे जुड़े और उन्होंने अपना अनुभव हमसे शेयर किया। और हमें खुशी होती है कि हर वेबिनार में जो भी महानुभाव आते हैं, उनसे नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। इसके अलावा हमें वो दूसरे जो भी लोग हैं अलग अलग ग्रुप के, उनके साथ वो शेयरिंग, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से ये फेसबुक पे लाइव रहता है और
यूट्यूब पे भी हम अपलोड करते हैं। ये पूरे टीम का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, पूरे टीम के तरफ से। हमारे आओ तापी नदी को जाने, मैं आप सभी का फिर से एक बार यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज के वेबिनार के पहले वक्ता डॉक्टर गजेंद्र निकम सर और उनके पुत्र क्षितिज निकम, इन दोनों को आमंत्रित करता हूँ। उनके बारे में एक अ, उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा कि डॉक्टर गजेंद्र निकम जी बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है। डायबिटीज और हार्ट की उनकी स्पेशलिटी है बुल्डाना में। वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका अपना प्रोफेशन संभाल के, उनका जो हॉबीज है, पैशन है, वो बर्ड ऑब्जर्वर है। और आ, इसके अलावा वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है। और उनके जो बेटे हैं क्षितिज निकम जी, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें खुशी होगी कि हमारे इस पूरे वेबिनार सीरीज में यंगेस्ट पर्सन क्षितिज जी आज हमसे जुड़े। अपने स्कूल का पढ़ाई संभालते हुए वो पक्षी मित्र बन गए, और वो भी चाइल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के दोनों वक्ता डॉक्टर गजेंद्र निकम जी और क्षितिज निकम जी, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और उनको आमंत्रित करके उनका जो भी प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर शेयर करे, ऐसे मैं उनसे विनती करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। वेलकम डॉक्टर निकम जी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर. जस्ट 1 minute. PowerPoint. स्क्रीन शेयरिंग करता का सर? शेयरिंग स्टॉप कीजिए, पहले आपका पीपीटी ऑन करके रखिएगा, और फिर शेयरिंग कर पे वो पीपीटी के ऊपर जाइएगा तो आ जाएगा आसानी से। आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट है, आप उसमें बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, गुड। ओके आ सर. गया, आ गया। नाउ यू कैन कंटिन्यू। वीडियो ऑन है. सबसे पहले मैं तापी रिवर बेसिन कोर टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये 83 नंबर के वेबिनार में मैं, मेरा लड़का क्षितिज और हमारे निसर्ग गुरु सावंत सर कि जिनके बदौलत ही हम ये वाइल्ड लाइफ है या नेचर है उसके तरफ झुके थे. और कोविड के बाद मतलब आज तक वो जो हमारा सफर है सावंत सर के साथ ही चालू है. और इस बहाने आज आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार सीरीज में आज यहाँ पे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को या बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में का जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सबके सामने शेयर करने के लिए आज जो आपने मौका दिया उसके लिए सही में मैं आप सबका धन्यवाद मानता हूँ. और आज मैं, मेरा जो टॉपिक है कि बुल्डाना की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ऑफ बुल्डाना. सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन ह्यूमन डॉक्टर हूँ. मैं कोई वेटरनरी या बर्ड से रिलेटेड पहले से ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन जैसे जैसे मैं नेचर में घूमना चालू किया तो उसके उसमें के जो कुछ अच्छी चीजें है, जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो दिखने चालू हो गए. और वो थ्रू अपने लेंस से, तो फिर वो कैप्चर करते हुए जो कुछ मेरे को नेचर में घूमते हुए मिला वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जो कि जहां तक सब बुल्डाना में खींची हुई तस्वीरें हैं
उस माध्यम से आपको बुल्डाना के नेचर के बारे में, जो बायोडाइवर्सिटी है या जैव विविधता है बुल्डाना की, वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बायोडाइवर्सिटी, इन जैव विविधता अपने को क्यों जरूरी है? क्योंकि जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जैव विविधता बोले तो हर एक जीव और जंतु में जो विविध चीजें अपन पाते हैं, फूल अलग प्रकार के पाते हैं, जानवर अलग प्रकार के पाते हैं, ऐसे सब चीजों मिलके नेचर में जो कुछ अपने को डाइवर्शन मिलते, बायोलॉजिकल डाइवर्शन मिलते, मतलब जीव जंतु अलग अलग किस्म के मिलते, वो सबको अपन मिला के जैव विविधता ऐसे नाम दिया जाता है। उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिसमें जेनेटिक, स्पेसिस स्पेसिफिक या इन्वायरमेंटल, मतलब अनुवांशिक, प्रजातीय परिस्थिति के अनुसार होने वाले जो बायोडाइवर्सिटी है, वो अपन अलग अलग लेवल्स उनके बोले जाते हैं। अनुवांशिक बोले तो जो जो अलग अलग जो जानवर है, फूल है, उनके जो जेनेटिक मेकअप अलग अलग रहते हैं, उसके हिसाब से अपन उसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। स्पेसिस स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, जैसे ह्यूमन है, बाद में चिंपांजी है, दोनों मिला के अगर देखा जाए तो दोनों का जेनेटिक मेकअप 98% शरीर का है। लेकिन फिर भी चिंपांजी और ह्यूमन में बहुत ज्यादा बदलाव है, क्योंकि वो अलग अलग, अपन अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। इन्वायरमेंटल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर बोली जाए तो नदियां हुई, या अलग अलग जगह पे जंगल हुए, या समझ हिमालय हुआ, ऐसे अलग अलग इन्वायरमेंटल परिस्थितियों के कारण भी वहां की जो बायोडाइवर्सिटी अपने को अलग अलग किस्म की दिखने को मिलती है। अभी मैं आपके सामने जो टॉपिक बोलने जाने वाला हूँ, उसमें बुल्डाना जिला और उसकी जैव विविधता। सबसे पहले तो मैं बुल्डाना जिले के बारे में आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि बुल्डाना जिला मराठवाड़ा और विदर्भ के दोनों का एक कनेक्शन है, जिसमें 7 तहसील घाट के ऊपर आती है और 6 तहसील घाट के नीचे आती है। जो कि ये दोनों जो एरियाज है वो ज्ञानगंगा अभयारण्य इसको जोड़ने का काम करता है, जिसमें लोनार से लेकर तक अंबावरवा, जो कि संग्रामपुर तहसील में स्थित है, ऐसे ये सब बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के बायोडायवर्सिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बुल्डाना जिले में की नदियां, टोटल बुल्डाना जिलों में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उसमें से भी जो मेन नदियां बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें पूर्णा, पैनगंगा, बाणगंगा, नलगंगा, ज्ञानगंगा, मन और दक्षिण पूर्णा। पूर्णा का जो उगम है वो मेलघाट में है, और पैनगंगा का जो उगम है वो अजंता पर्वतों में बुधनेश्वर, वो उसका उगम स्थान है। पैनगंगा और दक्षिण पूर्णा ये जो नदियां है घाट के ऊपर है, और ये दोनों नदियां आगे जाके गोदावरी को जाके मिलती है। घाट के ऊपर की जो नदियां है बुल्डाना की, वो पूर्व दिशा में बहती है, जबकि घाट के नीचे की जो नदियां है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। उसमें जो नदियां है उसमें पूर्णा आती और नलगंगा आती, जो आगे जाके तापी को मिलती है। मतलब कहाँ पे ना कहाँ पे बुल्डाना का और आओ तापी को जाने, इस सेमिनार का इस बहाने रिलेशन मैच होता है। बुल्डाना जिले के अभयारण्य, बुल्डाना जिले में टोटल 3 अभयारण्य है। उसमें अंबा बरवा, ज्ञानगंगा और लोनार अभयारण्य है। ये जो फोटोग्राफ्स यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, वो अंबा बरवा के बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी उद्यान है, वहाँ का ये पुतला है बाइसन का, और वहाँ का ये मेलघाट का स्टेच्यू है। जबकि अंबा बरवा, ज्ञानगंगा, लोनार अभयारण्य ये सब मेलघाट टाइगर रिजर्व में आते हैं। अंबा बरवा अभयारण्य संग्रामपुर तहसील में स्थित है, और वो सातपुड़ा पर्वत रेंज और मेलघाट और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती भाग में स्थित है। ये अभयारण्य बुल्डाना का एक प्रमुख वन पर्यटन स्थल है। इसका विस्तार जो है टोटल 127 स्क्वायर किलोमीटर है। ज्ञानगंगा अभयारण्य,
ज्ञानगंगा अभयारण्य बुल्डाना और खामगांव तहसील में स्थित है और इसका विस्तार जो है 205 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो फोटोग्राफ्स है वो ज्ञानगंगा अभयारण्य में के गिरु माटरगांव डैम करके है। टोटल ज्ञानगंगा अभयारण्य में बहुत ज्यादा 3-4 डैम है, लेकिन उसमें के जो मेन डैम है उसमें एक गेरू माटरगांव डैम आता और दूसरा जो डैम है वो पलडक डैम आता। लोनार अभयारण्य, ये अभयारण्य लोनार तहसील में स्थित है। और ये जो लोनार सरोवर है वहां पे अल्कलाइन वाटर रहने की वजह से वहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा, बहुत अलग प्रकार की बायोडायवर्सिटी वहां पे पाई जाती है। जबकि वहां पे अलग किस्म की अलगी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि ये पानी लाल हुआ दिखाई पड़ता था, जो कि एक अलग किस्म की अलगी यहाँ पे डेवलप थी। और उसके वजह से जो पिगमेंट उसमें से रिलीज हुआ था उसके वजह से ये पूरा जो हरा पानी दिख रहा वो पूरी तरीके से लाल हुआ था। और लोनार अभयारण्य जो है महाराष्ट्र का सेकंड रामस्थल करके भी डिक्लेयर हुआ है। और ये जो लोनार सरोवर है वो उल्कापात से बना हुआ है। बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत अलग अलग प्रकार की वनस्पति और प्राणी जात भी पाए जाते हैं। अभी आप इसमें का जो पहला वाला फोटोग्राफ ऊपर का देखेंगे तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि एक पीपल का पेड़ है और वो पीपल के पेड़ में ही बहुत सारे पैरट्स मिक्स हुए, जो कि अपन अपन डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाद में नीचे में एक मारुक का पेड़ है, मारुक के पेड़ पे ऊपर लेपर्ड दिख रहा है, वो कि ज्ञानगंगा अभयारण्य में का फोटो है। बाद में नीचे में एक कोयल दिख रही, कोयल अपना जो बनियन ट्री है उसका फ्रूट खा रही है। फ्लोरा ऑफ बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में जो वनस्पति रूटीनली पाई जाती है उसमें अमरूद, इमली, जामुन, साग, बांबू, काटे सावर, अंजन, गुलमोहर, बबूल, मारू, पीपल, बरगद, नीम और भी कई वनस्पति यहाँ पे अलग अलग किस्म की पाई जाती है। ये जो सब फोटोग्राफ्स है ये सब बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में के रूटीनली पाए जाने वाले वनस्पतियों की फोटोग्राफ्स आपको साइड फोटोग्राफ्स में जो कोलाज किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। फौना ऑफ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में अंबा अंबा बरवा अभयारण्य में बाघ पाए जाते हैं। और बाकी जो अभयारण्य है, मतलब अंबा बरवा पकड़ के बाकी जो नैमगंगा अभयारण्य है या लोनार अभयारण्य वहां पे अपन तेंदुआ, भालू, नीलगाय, सांबर, चीतल, हैना, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, हिरन ऐसे अलग अलग किस्म के और अलग अलग किस्म के सांप, गिरगिट पाए जाते हैं। आप राइट साइड में कुछ फोटोग्राफ्स भी देखेंगे कि ये पहला फर्स्ट वाला जो फोटोग्राफ है वो नैनगंगा अभयारण्य का पलडक सफारी का फोटोग्राफ से ये 2024 में का है, जिसमें एक लेपर्ड ने एक नीलगाय को शिकार किया हुआ है और किया हुआ है। बुल्डाना में जो कुछ लेपर्ड्स की संख्या रिसेंटली बहुत अच्छे से बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट के वजह से उनको ट्रैप करके कुछ लेपर्ड से यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। Take home message of this overall presentation is life is beautiful with nature. Just go on enjoying with nature friendly activities. इसका मतलब ये है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सिर्फ नेचर के साथ चलो, नेचर फ्रेंडली एक्टिविटी करते रहो। एक आखिरी एक जो फोटोग्राफ है ये ल्यूसिस्टिक बुलबुल का नैनगंगा में का फोटोग्राफ्स है। अभी तक के इसके जो डॉक्यूमेंटेड जो फोटोग्राफ्स थे इंडिया में, मेरा बट मैंने जब सर्च किया था तो 3 ही फोटोग्राफ्स ये ल्यूसिस्टिक बुलबुल के मेरे को दिखाई पड़े थे। 2 साल पहले कोइंसिडेंटली मैं जब नैनगंगा में फोटोग्राफी के लिए गया था तब ये ल्यूसिस्टिक बुलबुल जो कि जिसमें मेलेनिन डेफिशिएंसी रहती है उसके वजह से उसका जो कलर रहता वो व्हाइट हो जाता, जबकि इनका सर्वाइवल कम रहता क्योंकि जो प्रेडेटर बर्ड्स रहते वो इनको इजीली सर्च कर पाते हैं। थैंक यू। ये जो आखिरी वाला फोटोग्राफ है ये भी पिकॉक का ही है, ये भी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में का ही है। एक अच्छा फोटोग्राफ जो सही में आपको ये सब सुनने के लिए थैंक यू बोल रहा है। थैंक यू।
बहुत बढ़िया सर। क्षितिज जी आप बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, एक ही मिनट, वेट मच करता हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आज सबसे यंगेस्ट एक स्कूल स्टूडेंट इस वेबिनार में अ, हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और ये भी है कि अभी महाराष्ट्र में फ्रॉम 1 नवंबर टू 15 नवंबर जो पक्षी महोत्सव यहाँ पर अ, पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, तो उसी हिसाब से ये एक्चुअली कहते हैं ना कि ये ऐसे तय हुआ था कि मतलब हमने तय नहीं किया था कि पक्षियों के बारे में, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये 15 दिनों के अंदर ही आज हमें तीनों वक्ता है पक्षियों के बारे में बता रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्षितिज जी वेलकम। क्षितिज जी बहुत ही स्कूल स्टूडेंट होकर भी एक चाइल्ड फोटोग्राफर है, चाइल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और वो पक्षी मित्र भी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्षितिज जी आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबको इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स इस विषय में बात करने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स मतलब अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन आवर इकोसिस्टम। सो मेरा नाम क्षितिज वैशाली गजेंद्र निकम है। मैं एक चाइल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट हूँ। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। सो तो पहले हम जानेंगे बर्ड्स क्या है। तो हमें पता है कि जो पंछी होते हैं वो उड़ते हैं, लेकिन किताबी परिभाषा के अनुसार बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय फीदर्स, बीक्स एंड एबिलिटी टू फ्लाई, दो सम स्पेशीज डोंट। जैसे पेंगुइन और ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाते। बर्ड्स वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है। वार्म ब्लडेड मतलब जिनका खून लाल होता है, और वर्टिब्रेट्स मतलब स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। डाइवर्सिटी मतलब पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा स्पेसीज पाई जाती है। यूनिक एडेप्टेशन, अगर वो उड़ पाते हैं तो उसके उसके पीछे का कारण यह है कि उनके पास हॉलो बोन्स होते हैं, मतलब जिससे उनका वजन कम हो। स्पेशलाइज्ड बीक होते हैं एंड एडवांस सेंसरी सिस्टम्स, मतलब जैसे बारिश आने वाली होगी तो चातक मतलब ही पाइड कुकू को पहले ही पता चल जाता है। इकोलॉजिकल रोल्स ऑफ बर्ड्स मतलब हमारे पूरी दुनिया में बर्ड्स का क्या काम क्या है। पॉलिनेटर्स, बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स, हनी ईटर्स एंड सम पैरट्स हेल्प पॉलिनेट फ्लावर्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्लांट रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन मतलब जब कोई बर्ड अपने नेक्टर को पीने के लिए किसी फ्लावर के पास जाता है, तब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बर्ड के आसपास चिपक जाते हैं और दूसरे प्लांट में लग जाते हैं। इससे प्लांट के रिप्रोडक्शन में उसका फायदा होता है। सीड डिस्पर्सर्स मतलब हमने कई बार देखा होगा कि पैरट और कई कई पक्षी ऐसे कुछ आम या फिर कई अलग अलग फ्रूट्स खाते हुए दिखेंगे। तो इससे सीड डिस्पर्स में भी फायदा होता है। पेस्ट कंट्रोल मतलब बर्ड्स लाइक आउल्स, स्पैरोज एंड क्रोज हेल्प इन कंट्रोल इंसेक्ट। वो कीड़ों को खाते हैं, इसलिए इकोसिस्टम बैलेंस रहती है। बर्ड्स इन कल्चर एंड इंस्पिरेशन मतलब हमारे पुरातन इतिहास में और हमारे इंस्पिरेशन में उनका क्या फायदा है। बर्ड्स आर सिंबल ऑफ फोल्कलोर, लिटरेचर एंड रिलीजन। मतलब बर्ड सिंबलाइज करते हैं सुंदरता और इत्यादि चीजें। एग्जाम्पल, द डव एज द सिंबल ऑफ पीस, द ईगल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ। Pest control, birds like owls, sparrows and crows help in control insect population and rodents. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हमें क्या इंस्पिरेशन लेना चाहिए। देयर ब्यूटी एंड सॉन्ग्स इंस्पायर आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। जैसे कोई कोकिल या फिर कोकिला गाना गा रही है, तो गाना गाने वाला इंसान उससे इंस्पायर होकर अपना गाना लिखता है। या फिर आर्ट, कोई चित्रकार मोर को देखकर अपना चित्र बनाने लग जाता है, इत्यादि चीजें। बर्ड्स एज बायो इंडिकेटर्स मतलब हमें क्या क्या कौन सी चीजें पता चलती है बर्ड से।
मतलब आज क्या होने वाला है, इससे इसका हमें थोड़ा सा अंदाजा आता है, बारिश आने वाली है या नहीं। मतलब बर्ड्स आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस। चेंजेस इन बर्ड पॉपुलेशन कैन इंडिकेट इश्यूज लाइक पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब बर्ड्स, मतलब हम पिकअप का और चातक का एग्जांपल लेंगे। जब हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ये दोनों सेंसिटिव होने के कारण इन्हें लगता है कि बारिश आने वाली है। इसलिए बारिश के मौसम में चातक हमें ज्यादा दिखते हैं, मतलब ही इंडियन पाइड कुकू और मोर मतलब इंडियन पीफॉल हमें ज्यादा दिखते हैं। Importance for conservation. Monitoring bird population helps in identifying ecosystem in need for protection. मतलब बर्ड पॉपुलेशन अगर कम हो रही होगी तो फिर हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए कि हमें बर्ड्स के लिए कुछ तो करना है। और जैसे अभी 2019 में कोरोना आया था, तो ट्रैफिक और ये इधर से उधर जाने वाले लोग कम हो गए थे, उसके कारण पोल्यूशन बहुत कम हो गया था। उसी कारण बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई थी। मैंने भी बर्ड वॉचिंग ये कोरोना में ही स्टार्ट किया था, जिससे हमें स्टार्टिंग में बहुत बर्ड्स दिखने लगे, हमारे घर के आसपास के भी बर्ड्स बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन कम हुआ, पोल्यूशन बढ़ता गया, तो बर्ड्स की पॉपुलेशन भी कम होती गई। मतलब हमें ये पता चलता है कि पोल्यूशन कितनी मात्रा में बर्ड्स की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो हमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कम से कम पोल्यूशन करेंगे। थ्रेट्स टू बर्ड पॉपुलेशन। बर्ड्स पॉपुलेशन किससे अफेक्ट हो सकती है? बर्ड्स कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? हैबिटेट लॉस, मतलब जब हम पेड़ काटते हैं तो उससे सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही कम नहीं होता, बल्कि जो पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं वो भी कम होती है। और उसके साथ ही जो बर्ड्स उसके ऊपर रह रहे उनके घरटे थे वो भी बेघर हो जाते हैं। इसी वजह से बर्ड्स बेघर होने के कारण कभी कभी मर भी सकते हैं। पोल्यूशन, उन्हें भी पोल्यूशन से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो फैक्ट्री के अगर आसपास भी घूमेंगे तो भी उन्हें डिसीजेस हो सकते हैं। हंटिंग, आजकल तो कम हो गया है, लेकिन पहले हंटिंग बहुत हुआ करता था, जिससे बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। जैसे अगर कोई ट्राइब है जो फॉरेस्ट में रह रही है, उन्हें उन्हें पता ही नहीं कि जो बर्ड को वो शिकार कर रहे हैं वो कितना रेयर है, और उन्हें सिर्फ शिकारी करनी है। तो फिर उन्हें ज्ञान देना ही हमारा कर्तव्य होता है। क्लाइमेट चेंज, मतलब अभी पोल्यूशन की वजह से सीजन्स भी अफेक्ट होते हैं, जिससे माइग्रेटरी बर्ड्स का साइकिल भी अफेक्ट हो सकता है। एंड इन्वेसिव स्पेशीज, मतलब अगर हम किसी और जगह से कोई स्पेशल स्पेशीज लाएंगे, एग्जांपल जिस जिस जगह पर ईगल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, उस जगह के पंछी बिना डर के कहाँ पे भी घूमते हैं। लेकिन अचानक अगर हम उधर ईगल या फिर कोई शिकारी पक्षी लाएंगे तो तो उनकी तकलीफें बढ़ती जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन, मतलब अगर बर्ड्स कम हो गए तो क्या होगा? लॉस ऑफ बर्ड स्पीशीज अफेक्ट्स इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन वेलबींग। मतलब एग्रीकल्चर में भी हमारी चीजें कम हो जाएगी, मतलब पॉलिनेशन में भी उनका हाथ बाहर रहता था तो वो भी कम हो जाएगा। और सीड डिस्पर्सल और इकोसिस्टम भी बैलेंस नहीं रह पाएगी, मतलब जो कीड़े मकोड़े होंगे वो बढ़ने लग जाएंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों प्रोटेक्टिंग बर्ड्स, लीगल प्रोटेक्शंस, हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। मतलब हमें पेड़ तो तोड़ने ही नहीं चाहिए, बल्कि हमारे घर के आसपास हमें पेड़ लगाने चाहिए। और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। व्हाट वी कैन डू, हम कर क्या सकते हैं? रिड्यूस प्लास्टिक यूज, जिससे बर्ड्स पोल्यूशन बढ़ता है तो बर्ड्स को भी डिसीजेस होते हैं। और सिर्फ बर्ड को ही नहीं, जो हमारे पालतू जानवर है जैसे कुत्ते गाय, उनको भी इससे डिसीजेस हो सकते हैं। प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, जिन पंछियों के घरटे पेड़ पर होते हैं
उनके अगर घटे नीचे गिरा दिए जाए या फिर पेड़ काट दिया जाए तो वो बेघर हो जाएंगे। और जैसे ही कोई इंसान बेघर होता है तो उसके जीने का सहारा नहीं रहता है। तो उसी तरह पंछियों को भी अपना घर फिर से बनाना पड़ता है, जिससे उनके कई महीनों की मेहनत जाती है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमने और कुछ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए जिसमें हम अवेयरनेस भी करेंगे। मतलब जो ट्राइबल पीपल है उन्हें लगता है कि शिकार करना ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम उन्हें अवेयर करेंगे कि शिकार करने से पंछी भी कम होंगे और हमारा ही उसमें लॉस होगा, तो वो हमारे फायदे का होगा। बर्ड्स एंड बुल्ढाना, मतलब ये जो बर्ड्स है उन्हें बुल्ढाना से क्या रिलेशन है। जब मैं यहाँ पर कोरोना के वक्त रहा था तो मुझे तब समझ में आया कि बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में रहने का मेरा फायदा क्या है। मतलब यहाँ पर इतने आसपास में पेड़ पौधे हैं, अगर मैं 1 किलोमीटर भी चलते जाऊं तो कम से कम 10-12 स्पेशीज अलग अलग दिख जाएंगी। मतलब कोरोना के वक्त हमें जो किंगफिशर था, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर नॉर्मली दिखता था। होपोई मतलब ही हुदहुद, वो भी नॉर्मली दिखते थे, और इंडियन रोलर और कई और बर्ड्स इजीली दिखते थे। तो ये सब बर्ड्स है जिसके फोटोग्राफ्स मेरे पापा ने लिए हैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये पहला जो है वो इंडियन पी फाउल है, ये भी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। ब्राउन फिश आउल, मतलब जो फिश को खाता है और जलाशय की जगहों में पाया जाता है, वो इंडियन फिश आउल। व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ये व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर हमारे घर के आसपास ही रहते थे और ये हमें हमेशा दिखते थे। मतलब सुबह उठने के वक्त ही उसके आवाज आती थी। कॉमन किंगफिशर, ये हमारे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के डैम्स के आसपास दिखते हैं और ये ज्यादा मात्रा में भी मिलते हैं। इंडिका रंग, ये ज्ञानगंगा अभयारण्य में पाया गया है। हमारे जो डॉक्टर सलीम अली ने जो बुक ली है, द द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, उसके जो कवर पेज पे है कई एडिशंस में, वो इंडियन पीता ही है। ब्लैक हेडेड इबिस, ये भी डैम्स में ही पाया जाता है। इसकी हाइट मतलब नॉर्मल ह्यूमन के कमर तक होती है। चेस्टनट टेल स्टार्लिंग, ये भी कई जगहों पर पाई जाती है। और सर्किल मालकोहा, मतलब ये जब हमें ये दिखा था तब हम एक जगह से, मतलब फोटोग्राफी के बहाने नहीं गए थे, हम ऐसे ही घूमने गए थे और किसी और गांव में जा रहे थे। तब कोइंसिडेंटली हमारे पास कैमरा था और अचानक हमें कोई उड़ती हुई चीज दिखी और उसकी जो चोंच थी वो चमकने लगी। तब मेरे पापा ने उसका फोटो खींच लिया। ब्लैक रम्ड फ्लेमबैक, ये ब्लैक रम्ड फ्लेमबैक मतलब वुडपेकर का ही एक प्रकार है जो घने जंगल में पाया जाता है। ग्रेट इग्रेट, मतलब जो हमारे इग्रेट होते हैं, मतलब मराठी में हम जिसे बगड़ा कहते हैं, वो बहुत सारे टाइप्स में पाए जाते हैं। ग्रे इग्रेट, ग्रेटर इग्रेट, इंटरमीडिएट इग्रेट, लेसर इग्रेट, उसमें का ये ग्रेटर इग्रेट है। रूडी शेल्डक, मतलब ही चक्रवाक, ये ठंडी के मौसम में बुल्ढाना के पास के यड़गांव डैम पर आते हैं और ये हमेशा जोड़ी में ही दिखते हैं। मतलब जब भी हम देखेंगे तो जोड़ी में ही दिखते हैं। मतलब अगर वो एक भी आएगा तो दूसरा आसपास ही होगा, और वो हमेशा इवन नंबर्स में रहते हैं। पेंटेड स्टॉर्क, इसका नाम पेंटेड स्टॉर्क इसलिए है क्योंकि इसके बॉडी पर एक स्पेसिफिक सीजन में बहुत सारे रंग भरे हुए रहते हैं। तो कम्युनिटी मतलब सामान्य लोग हमारे बर्ड्स के पॉपुलेशन को बढ़ाने में या फिर मेंटेन करने में क्या काम कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स, मतलब एजुकेटिंग लोकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स फॉर इकोसिस्टम हेल्थ। मतलब जो आसपास के लोग हैं, अगर वो पेड़ पौधों लगा नहीं सकते तो वो अपने टेरेस पर या फिर घर में ही कुछ पेड़ लगा सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेंगी और कुछ पक्षियों को उनका सहारा भी मिल जाएगा। इको फ्रेंडली टूरिज्म, मतलब प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म टू प्रोटेक्ट बर्ड हैबिटेट्स।
कई लोग जब सफारी के लिए जाते हैं या फिर बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं तो कचरा कर वहां पे कचरा करते हैं, जिससे पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन से बर्ड्स को डिसीजेस भी हो सकते हैं। और रिड्यूसिंग पोल्यूशन एफर्ट्स टू कीप लेक्स एंड वेटलैंड्स क्लीन फॉर बर्ड हैबिटेट। जब हम लेक्स पे या फिर वेटलैंड्स पर जाते हैं, वहां पे कुछ बोट्स में जाते हैं, तो हमें वहां पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मतलब जो कुछ बर्ड्स होते हैं कि वो सिर्फ लेक्स के खाने पर ही डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें उससे डैमेज पहुंच सकता है। तो कंक्लूजन्स, हमने क्या सीखा? रिकैप: birds are essential for pollination, pest control, seed dispersal, and as indicator of ecosystem health। मतलब बर्ड्स हमारे बहुत जरूरी है पॉलिनेशन के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। पेस्ट कंट्रोल मतलब कीड़े मकोड़े और रोडेंट्स, मतलब जो माइस रहते हैं वो। और सीड डिस्पर्सल मतलब जो हमारी सीड्स होती है उन्हें बिखराना। मतलब एक पेड़ पर अगर सीड फ्रूट उगा है तो उसके अंदर जो सीड रहेगी उसे दूर तक पहुंचाने का काम पंछी करते हैं। एंड एज इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि अ, बारिश की पहली बूंद को चातक पीता है, इसलिए हमें जब भी चातक दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि थोड़े ही देर में बारिश होने वाली है। फाइनल मैसेज: conserving bird habitats will not only protect biodiversity but will also benefit the local environment and economy। मतलब अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे और बर्ड हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को ही वो एडवांटेजेस नहीं रहेगा, बल्कि लोकल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को ही रहेगा। मतलब कोई बर्ड सेंचुरी है और उसे अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो वहां का टूरिज्म बढ़ेगा और उससे लोकल लोगों का इकोनॉमिक लॉस प्रॉफिट भी होगा। और जो हमें हर रोज सुबह उठने के वक्त पंछियों की आवाज आएगी वो अलग ही है। अगर वो हमें सुननी होगी तो हमें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। फाइनल थॉट: प्रोटेक्टिंग बर्ड्स मीन्स प्रोटेक्टिंग द बैलेंस ऑफ नेचर एंड सपोर्टिंग आवर फ्यूचर। मतलब अगर हम पंछियों को बचाएंगे तो बैलेंस ऑफ नेचर एंड सपोर्ट, हम बैलेंस भी मेंटेन करेंगे नेचर का, और सपोर्ट आवर फ्यूचर मतलब फ्यूचर में भी वो हमारे ही फायदे का होगा। मतलब जैसे सीड डिस्पर्सल के लिए आजकल लोग हाथ से सीड लगाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है इतने बड़े फॉरेस्ट में कौन सीड जाके लगाता होगा? तो ये सब काम बर्ड्स ही करते हैं। तो और अगर हम पेड़ काटेंगे तो इवेंचुअली बर्ड्स भी कम हो गए, सीड्स भी कम हो गए। अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो उसके पीछे के दो पेड़ कट जाएंगे, और वैसे ही अगर दो पेड़ कट जाएंगे तो उतने ही बर्ड्स का आसरा चला जाएगा और उन्हें हानि पहुंच सकती है, जिससे और और जो पेड़ लगने वाले थे उनका भी लॉस हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया क्षितिज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा ज्ञान, अ, और इतने सिंपल तरीके से कोई भी मतलब आपके एज के बच्चे ये देखकर सीख जाएंगे कि कैसे पंछियों से प्यार करना है। आपको तो आप मित्र ही बन गए उसके। जैसे कोई दोस्त है, अगर किसी से दोस्ती करनी होती है तो जैसे हम पहले उसके बारे में ज्ञान रखते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वैसे ही आपने उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और उसके लिए प्यार भी आपके मन में और दिल में इतना है कि वो पूरे प्रेजेंटेशन में वो दिख रहा था। और तीसरी चीज, आपको मैं खुद क्या कर रहा हूँ और लोगों ने क्या करना चाहिए, ये दोनों भी चीज आपने किस तरीके से रखे। बहुत बहुत सैल्यूट क्षितिज जी। मैं पहले थैंक यू सर। हमारे तीसरे वक्त अमोल सर, अ, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। और आप बने रहिए डॉक्टर निकम सर और क्षितिज जी। हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। अमोल यस सावंत सर, प्लीज वेलकम। मैं अमोल सर का एक
इंट्रो देना चाहूंगा। उनका परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो खुद अमोल सर जो है अकोला से है, और उन्होंने वो टीचर भी है, और इसके अलावा वो बाय प्रोफेशन ग्राफिक डिजाइनर है। और इसके साथ वो सातपुड़ा फाउंडेशन नागपुर के सेक्रेटरी भी है, और निसर्ग कट्टा जो बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मूवमेंट है, उसके वो फाउंडर मेंबर है, खुद फाउंडर है। और इसके अलावा राष्ट्रीय हरित सेना के वो सदस्य है। इसके अलावा टाइगर सेल अकोला से भी वो सदस्य है। उनका परिचय इतना बड़ा है कि हम उनसे ही, मतलब उनके परिचय से ज्यादा उनका जो कार्य है, इससे हम उनका ज्यादा उनके बारे में जानना चाहेंगे। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अमोल सावंत सर, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर शेयर करें। और जो भी हमसे अभी जुड़े हैं, मैं फिर से उन सभी का आओ तापी नदी को जाने की टीम के तरफ से स्वागत करता हूँ। तो आप बने रहिएगा। अमोल सावंत सर, प्लीज कंटिन्यू। आपका वीडियो बंद है सर, इफ पॉसिबल। यस सर। सबको नमस्ते। सबसे पहले मेरा आवाज आप स्क्रीन दिख रही है? यस सर, आ रहा है, आ रहा है, और स्क्रीन भी शेयर है। प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले तापी जो ये पहल चल रही है उसके लिए सबका अभिनंदन और शुक्रिया करता हूँ। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है अभी। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स के बारे में वगैरह हमने सब जान लिया है क्षितिज से और डॉक्टर निकम से। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा कि कंक्रीट के जंगल में मेरा छोटा सा अभयारण्य है। अभयारण्य मीन्स एक प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया अगर हम बोलते हैं किसको, सेंचुरी को, तो उसको हमारे सामने एकदम आता है कि दूर तक फैली हुई हरियाली और घने जंगल और उसके अंदर दिखने वाले पंछी। लेकिन और किलोमीटर्स में फैला हुआ अभयारण्य रहता। कोई भी अभयारण्य अगर देखा गया तो कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे के ऊपर ही रहता है। जैसा हमारा मेरघाट भी बहुत बड़ा है, अम्बाबरा वगैरह जो अभी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी वो सब किलोमीटर्स में हम देखते हैं। लेकिन ये मेरा जो अभयारण्य है छोटा सा, ये मेरा घर में ही सेटल हुआ हुआ एक जगह है। आप देख रहे हैं अभी मैप में कि इस तरह अकोले का जो पॉपुलेशन है, जो कंक्रीट का जंगल है, ऐसा बड़ा है, बहुत गति से बढ़ रहा है। क्योंकि हमको विकास चाहिए, और वो विकास भी हमको कैसा चाहिए कि सीमेंट का चाहिए, सस्टेनेबल नहीं चाहिए, मानव के फायदे का चाहिए, पंछियों के फायदे का नहीं चाहिए। और ऐसे घने जंगल, ऐसे कंक्रीट के जंगल में ये जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे मेरा ये छोटा सा अभयारण्य है, जिसको हम माझा अभयारण्य बोलते हैं। माझे अभयारण्य मीन्स मेरा अभयारण्य, मेरी सेंचुरी। तो इसके बारे में हम अभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपको फोटो में दिख रहा है कि इस तरीके से मेरा जो ये दिख रहा है, ये मेरा छोटा सा घर है, और इसके आजू बाजू में इतने घने घने पेड़ है जो मेरे दादाजी ने लगाए थे। हम लोगों ने उसको सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लेके उसको बढ़ावा दिया है, उसको सिक्योर किया है। तो इस माहौल की वजह से मेरे यहाँ पे पंछी ज्यादा दिखाई देते हैं। हमारे जो गार्डन है वो कुछ लैंडस्केपिंग गार्डन नहीं है। जैसा जहाँ पे जिस तरीके से जंगल में झाड़ उगते हैं या बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है एक जगह को, हम जब जैसे प्रोटेक्ट करते हैं तो जैसे बायोडाइवर्सिटी खुद अपने आप पनप जाती है, उसी तरह से ये मेरा गार्डन छोटा सा अपने आप पनपा है। यहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ है, ये पंछियों के विष्टा के द्वारा डाली गई सीड के माध्यम से उगे हैं। जैसे ये आपको हर साल हमारे यहाँ पे पीपल का, सॉरी, पपीते का पेड़ आता है, जो हम कभी लगाते नहीं, लेकिन पंछियों के सीड्स में से आया हुआ रहता है, और उसमें से जो फल निकलते हैं वो पंछियों के लिए हम रखते हैं। तो इसी तरह से हमारे आंगन में आज पेरू का भी पेड़ है, पपीते का भी है, और रामफल का भी है, जो पंछियों ने, और सीताफल के भी पेड़ है जो पंछियों ने खुद ने लगाए हुए हैं। इसीलिए कोई लैंडस्केपिंग किया नहीं है। जैसे जहाँ पे पेड़ हुआ वहां पे हमने उसको बढ़ने दिया है।
ये सिर्फ 2 साइकस के पेड़ है जो बाहर से लाके हमने लगाया है। इसकी उम्र करीबन 40 साल रहेंगी। ये सिर्फ मैंने रखा इसलिए कि इसके ये जो पत्ते हैं इसके अंदर बहुत स्पाइडर रहते हैं, और ये स्पाइडर और पंछियों का बहुत अलग नाता है, क्योंकि स्पाइडर के जो जाले रहते हैं उसके माध्यम से ही पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। और जब नए पंछियों को जब चूसे होते हैं तो उनको फर्स्ट फीड जो रहता है वो हमेशा स्पाइडर खिलाते हैं, क्योंकि स्पाइडर एक बोनलेस चिकन जैसा रहता है कि उसके अंदर हड्डियां नहीं रहती और प्रोटीन्स भरपूर रहते हैं। यहाँ पे आपको दिखते हैं कि 3 पॉट रखे हैं। जब मैंने फोटो निकाला था ये 3 पॉट थे। अभी यहाँ पे 4 पॉट रखे हैं कि जहाँ पे मैं 12 ही महीने पानी रखता हूँ। तो इसकी शुरुआत, हाँ, और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो गेट है उसके ऊपर हमने एक बोर्ड लगाया है कि मेहरबानी करके पत्ते और फूल ना मांगिए, क्योंकि जहां पर भी अपने को हरियाली दिखती है तो वहां पे तुरंत लोग पत्ते और फूल मांगने के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ के पत्ते और फूल हमेशा हमने पंछियों के लिए रखे हैं, क्योंकि पंछियों को जैसा अपने को 2 टाइम खाना चाहिए उसी तरह पंछियों को भी खाना लगता है। तो वो खाना इनको पेड़ में, यहाँ पे जो पेड़ है उनके माध्यम से उनकी पूर्तता की जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कुछ साल पहले अकोला में बहुत बड़ा अकाल गिरा था, और तब पानी की बहुत किल्लत थी, यानी 15-15 20-20 दिन के बाद में पानी आता था। तब मेरे मन में एक सवाल उठा कि अगर आदमी को इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर पंछियों का क्या, उनको कौन पानी देगा? तो वो जब सवाल मेरे मन में आया तो मैंने 2009 में ये ऐसा पहला छोटा सा पॉट वहां पे मैंने एक जगह पे रखा। तो वहां पे मेरे को सबसे पहले एक शिकरा नाम का जो शिकारी पक्षी है, जो सिटी में बहुत रेयर दिखता है, वो मेरे को दिखाई दिया और वो पानी पीते हुए दिखाई दिया। अ, मेरा भाग्य है कि मेरा ऑफिस, मेरा कार्य करने का जगह और मेरा घर दोनों एक ही रहने की वजह से मुझे ये सब पंछियों के फोटोग्राफ्स लेना बहुत आसान हुआ था। और जंगल में घूमने की जो हॉबी है उसकी वजह से बर्ड्स कॉल और बर्ड्स हैबिटेट क्या रहता है, उनका उड़ना वगैरह जो है वो सब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था। इसके लिए उनके कॉल पे से मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे एरिया में ये बर्ड्स आया करते थे। ये मेरा पहला फोटो था, एक 5 मई महीने में निकाल हुआ 2009 में। और तब से मुझे पता चला कि अपने यहाँ पे बर्ड्स आना चालू हो गया है, इनके लिए पानी रखना चालू है। तो पहले मैंने ये छोटा सा पॉट रखा था जिसमें पानी पीना इसके लिए बहुत तकलीफ वाला काम था। तो इसलिए इसके लिए फिर मैंने बड़े पॉट, अलग अलग पॉट रख दिए थे शिकरा के लिए। और फिर यहाँ का इसका भी रेगुलर यहाँ पे नेस्टिंग भी होता है मेरे घर के आंगन में, और इसका हैबिटेट भी अभी यहाँ पे मैंने डेवलप किया है। एक फास्ट में लेता हूँ कौन कौन से बर्ड्स दिखते हैं। चिमनी हाउस पैरो दिखती है, कौवा दिखता है, कोतवाल करके है, ब्राह्मणी मैना है। ये रेगुलर विजिटर बर्ड्स है मेरे यहाँ पे। सालुंकी है, रामसाग कई, जंगल बैबलर जिसको बोलते हैं वो भी है। भूरा बगड़ा करके जो पीछे पीछे की साइड है वहाँ पे गंदी नाली जो बहती है उसके ऊपर ये आता है। और जो हमारा हमेशा बगले जो रहते हैं, बगले फैमिली, तो ये सब रात को एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तो हमारे यहाँ का जो नीम का पेड़ है उस पे रात को रोस्टिंग के लिए आते हैं। उसके बाद में मालभुनिया, इंडियन सिल्वर बिल, ये भी माररान जो ग्रासलैंड एरिया है वहां पे रहती है, लेकिन धूपकाले में हमेशा हमारे यहाँ पे पानी पीने के लिए आती है। शुभ्रमाने का कारकोसा कहते हैं इसको मराठी में, उलिनिक स्टॉर्क। ये इसका सिर्फ फोटो मेरे इस पे नहीं मिला, क्योंकि ये नीलगिरी के झाड़ के ऊपर बैठता है, वहां तक मेरा फोटो की रेंज नहीं जाती, इसलिए इसका फोटो बाहर गाँव का, बाहर के तालाब पे है, पे का है। लेकिन ये हमेशा सुबह के टाइम पे जो बड़ा पेड़ है उस पे ये दिखाई देता है। एशिया प्रीनिया, राखी वटवटिया, ये भी कॉमनली बर्ड्स है जो हमेशा मेरे आंगन में दिखाई देता है। शिम्पी पक्षी, कॉमन टेलर बर्ड्स, ये अपने जो पत्ते रहते हैं उसको सी के उसके अंदर अपना घोंसला करता है। गाय बगा करके जो है कैटलिग्रेड, ये भी रात को रोस्टिंग के लिए हमारे यहाँ पे आता है। और हमारे बाजू में भैंस का तबेला है, उसके अंदर ये हमेशा को दिखाई देता है। इसके बारे में अगर कहा गया था, ये जो फार्मर है उसका बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये बैल, गाय या जो
भैंसे रहती है, उनके आंख पे के जो कीटक रहते हैं उनका वो सफाया करता है। काला वक्त आइबिस करके, ब्लैक आइबिस, ये भी हमेशा दिखाई देता है। सुबह कॉमन आयोरा करके एक बर्ड्स है, ये बहुत अच्छी तरह से विसल्स बजाता है, करीबन 16 अलग अलग विसल बजाता है। ये बहुत शर्मिंदा बर्ड्स है, लेकिन जब ये नेस्टिंग इसका जब चालू था तब इसका मेरे को इतना क्लियर फोटो मिला। बुलबुल, रेड वेंटेड बुलबुल हमेशा दिखाई देता है। हार्दिया यूरेशियन गोल्डन ओरियल करके ये बर्ड्स है, ये हमेशा अपने को घने जंगल में दिखाई देता है, लेकिन इसका दुपकाले में इसका कॉल मेरे को आया। मैं भागते हुए जब बाहर आया तो मैंने देखा कि ये और इसका छोटा सा बच्चा, ये दोनों भी मेरे वाटर पॉट पे बैठे थे, और उसका एक सुंदर सा फोटो मेरे को मिला। इसकी खासियत ये कि अभी ये हमेशा दुपकाले के टाइम पे एक 8 से 15 दिन हमारे गार्डन के आसपास में दिखाई देता है। छोटे छोटे कीड़ जो है वो खाता है। व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन करके ये जो छोटी सी छोटा सा पक्षी है, जिसको मराठी में पान कोमड़ी बोलते हैं, इसको हिंदी में मेरे ख्याल से पटाखड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलती है। तो ये भी हमारे इसमें आते हैं। जहाँ जहाँ पे मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे हम एक आधे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं तो वहां पे अपने आप बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है। तो जैसा मेरे यहाँ पे कमल, लोटस लगाने के लिए जो हमने छोटा सा पॉन्ड बनाया है, तो वहां पे छोटे छोटे वहां पे एक बायोडाइवर्सिटी तैयार हुई। तो वहां पे जो मेंढक है वो खाने के लिए हमेशा बारिश के टाइम पे आते हुए मेरे को दिखाई दी थी। तो एक बार रुक के उसका फोटो लिया था। तांबट जो झाड़ है, उसके जो पुराने पेड़ है या सूखे हुए जो ब्रांचेस है, उसके अंदर ये घोंसला करता है और हमेशा फ्रूट खाने के लिए आंगन में आता है। टिटवी लेड वेटेड लैपिंग करके है, ये हमेशा झाड़ पे कभी आपको बैठी हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसको पीछे का अंगूठा नहीं रहता। लेकिन एक बार हमारे टेरेस पे जाने की जो सीढ़ियां थी वो टूट गई थी, इसलिए उसने वहां पे नेस्टिंग किया था। बहुत अलर्ट बर्ड्स है, इसलिए इसको घर में का मेरे को फोटो नहीं मिला। तो ये बाजू के तालाब के ऊपर का ये फोटो है। कुप्पू हुदहुद करके ये पंछी है, जो जमीन के ऊपर जो कीड़े रहते हैं, झाड़ के अंदर जो कीड़े छुपे हुए रहते हैं, इसको पेड़ों का डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ों को जो कीड़ लगती है वो निकाल निकाल कर ये खाता है। तो ये भी हमेशा मेरे आंगन में दिखाई देता है। आजकल जहाँ पे भी नया कंस्ट्रक्शन होता है, तो आजकल हम इतने एडवांस हो गए हैं, या हम पाश्चात्य लोगों की, फॉरेनर लोगों का जो रहने का तरीका है वो अपनाने लगे हैं। इसलिए हम आजकल घर में मिट्टी नहीं लाना चाहते हैं या धूल नहीं आना चाहते, इसलिए पूरा घर हम कंक्रीट का करते हैं। जब पूरा घर कंक्रीट का करते हैं तो ऐसे पंछियों के लिए जमीन पे बागड़ने की यानी खेलने कूदने की जगह नहीं मिलती, और इसीलिए वो अपने शहर से दूर होते जाते हैं। तो मेरे एरिया में भी मैंने सिर्फ कुछ एरिया में भी मैंने पेवर्स लगाया, बाकी हर जगह पे मिट्टी रखी हुई है, ताकि पंछियों को उसके अंदर वो खेल सके। क्योंकि जो अपनी चिड़िया है उनको मिट्टी में अंगुल स्नान करने की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनके जो पंखों पे जो छोटे छोटे कीट रहते हैं वो धूल जो रहती, मिट्टी जो रहती है उसके माध्यम से निकाले जाते हैं। इसलिए वो हमेशा चिड़िया हुई या वेडा रागू करके जो है ग्रीन बीटर, ये भी ऐसे मिट्टी में ही नहाते हैं। तो इसीलिए मैंने मेरे आंगन में भी कुछ जगह पे, ज्यादा जगह पे मिट्टी वैसी रखी है जैसे जंगल में पाई जाती है। राखी धनेश ग्रे हॉर्नबिल, ये एक पंछी की प्रजाति अभी सिटी में से लुप्त होती जा रही है, क्योंकि ये हमेशा ये पंछी की खासियत ये है कि एक बड़े पुराने झाड़ के डोली में ये अपना घोंसला बनाता है। उसकी फीमेल अंदर रहती है और ये जो मेल रहता है ये उसको बाहर से फीडिंग करता है। और जब उसके चूसे बड़े हो जाते हैं तो वो जो फीमेल है वो डोली फोड़ के बाहर आती है और उड़ जाती है। तो अभी बड़े बड़े जो पेड़ है वो शहर में से कम होते जा रहे हैं, इसलिए इनकी संख्या कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन हर 15 दिन के बाद ये 3 या 4 के फ्लॉक में मेरे घर के आजू बाजू में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो नीम का पेड़ है उसके ऊपर के कभी कभी वे फल खाते हैं, या फिर छोटे छोटे सरडे या नाकतोड़े, ग्रॉस हॉपर खाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। सामान्य दीवर, जैसा मैंने आपको बोला कि जो मेरा कमल का पॉट है उसके अंदर जो पेंडक है
और जो मछलियाँ छोड़ी है वो खाने के लिए हमेशा आता है। हंडिया व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ये भी दोपहर के टाइम पे आता है। हरियर जो महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है, ये भी सुबह के टाइम पे धूपकाले में या अभी विंटर सीजन में ये मेरे घर के सामने दिखाई देता है। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये शेवगा का पेड़ है, जिसके फूल और फूल में का जो नेक्टर है ये खाने के लिए हमेशा आता है। कबूतर आपको सबको पता है। उसका भाई लाफिंग डव, ये भी हमेशा पाया जाता है। कीर रोजरिंग पैराकिट है। कंठा अलेक्जेंडर पैराकिट, जब मैं ये स्लाइड शो बच्चों को दिखाता हूँ स्कूलों में से, तब बच्चे को फायदा क्या है, तो मैं ये फोटो बताता हूँ कि आप देख रहे हैं कि चोंच में बादाम है। आपको सभी को पता है कि बादाम बड़ा रहता है और उसको छीलना पड़ता है, फिर उसको फोड़ के उसके अंदर का जो मगज रहता है, जिसको खीर में या खा सकते हैं या खीर में डाल सकते हैं। तो मुझे वो फोड़ने के लिए पंछी साफ सुफ करके मेरे को बादाम देते हैं। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि देखो, अगर आपने पेड़ लगाया है तो पंछी आपको रिटर्न में ऐसा गिफ्ट देते हैं। तो वो बच्चों को बहुत भाता है। उसमें कई एक टुईया करके है, ये प्लम हेडेड पैराकिट हमेशा जंगल में दिखाई देता है, लेकिन धूपकाले में या बारिश के स्टार्टिंग में ये मेरे घर के आजू बाजू में दिखाई देता है। कोयल सबको पता है। नीचे का जो है वो ब्लैक कलर मेल है, ऊपर की फीमेल है। ये भी हमेशा हमारे घर के आसपास में दिखाई देती है। दुक्कले में मैंने इसको एक झाड़ पे मैंने छह छह कोयल दिखाई देखी है। जो तगरी का झाड़ है उसके ऊपर, क्योंकि वहां पे मैंने पानी का पॉट लगाया था, तो वो वहां पे हमेशा दुक्कले में दिखती है। उसका ही भाई बंदा है ग्रेटर कोयल, इसको मराठी में भारद्वाज बोलते हैं। आप देखते रहेंगे कि जो शंख रहते हैं, इसको हम गोगल गाय बोलते हैं मराठी में, वो खाने के लिए हमेशा मेरे बगीचे में आता है। उसका पानी के पॉट पे फोटो। दया ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन, इसकी अभी छठवीं पीढ़ी मेरे घर में पनप रही है। ब्लैक जो है वो मेल है और ग्रे जो है वो फीमेल है। इसकी खासियत है ये कि ये बहुत सुरीला गाता है। जब ये गाता है तो एक पैर अपना ऊपर करता है, कंटिन्यू में 15-15 20-20 मिनट गाता है। अभी इसका सिंगिंग सीजन चालू हो गया है, लेकिन इसका अच्छा सिंगिंग सीजन दुपकाले में रहता है, जब इसका मीटिंग पीरियड चालू होता है। उसका ही भाई है चिरक इंडियन रॉबिन। ये दीवारों या जहाँ पे पाइप का वगैरह होल है उसके अंदर घोंसला बनाता है। तो ऐसे एक पाइप में घोंसला बनाते हुए मेल एंड फीमेल इंडियन रॉबिन। खाटिक लॉन्ग स्टेल स्ट्राइक नाम का ये पक्षी है, जिसको खाटिक बोलते हैं मराठी में। और इसकी खासियत है कि ये कोई भी इसकी शिकार जो है, जैसे मटन शॉप रहता है, मटन शॉप में जैसे जिस तरह के मटन लटकाया जाता है, वैसे उसी तरह ये छोटे छोटे मेंढक रहे या सरड़ा रहे, उसके छोटे छोटे पीस बना के ये बबुल के कांटे पे लगा के रखता है। तो ये भी दुक्कले में मेरे यहाँ पे दिखाई देता है। एक बार आया था, तब मेरे को उसका अच्छा शॉट मिला। माइग्रेशन भी हमारे यहाँ पे बहुत सारा चालू रहता है, जिसपे आप दिखाई देता है कि ये जो काला खिड़किरा रेस्टार्ट करके जो पंछी है, ये अभी ठंड काल में हमारे यहाँ पे माइग्रेट करता है साउथ से। तो ये भी मेरे पॉट पे अभी आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसका आने का समय चालू हो गया है, अभी एक दो दिन में वो अभी इसका सेटिंग अभी चालू हो जाएगा। टिकल्स ब्लू फ्लाई, ये भी डेन फॉरेस्ट पे दिखाई देने वाला पंछी है। मेरे यहाँ पे धुपकाले में इसकी साइटिंग हुई थी और इसका बहुत खूबसूरत फोटो भी मेरे को मिला था। वेडा रागो ग्रीन बीटर, ये भी लोकल माइग्रेशन करता है। अभी मेरे यहाँ पे आया है। चश्मे वाला इसका नाम है। जो इसको चश्मे वाला इसलिए कहा जाता है कि इसके जो इसका जो आंखें है उसके आजू बाजू में एक व्हाइट कलर की रिंग जैसा है। तो ये हमेशा मेरे को धुपकारा जब चालू होता है वैसे ये आते हैं। कम से कम 3 ये या 6 का फ्लॉग रहता है। कौड़ा धोबी व्हाइट ब्राउन वैकल करके ये पंछी, ये भी ठंड काल में मेरे यहाँ पे दिखाई देता है। पर्पल सनबर्ड, ये हमेशा रहता है, मेल एंड फीमेल। रात के समय में भी कभी कभी बान ओल का मेरे यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसका एक बार मेरे को कॉल आया था जब मैं रात को काम करते हुए बैठा था ऑफिस में।
तो इसका जब कॉल आया तो मेरे को पता चला कि ये यहाँ पे मेरे आंगन में आता है। तो एक दूसरे दिन में पूरा रात भर check किया, जब इसका कॉल आया तब इसका फोटो मेरे को मिला है। तो हम करते हैं जो हमेशा खेती में कुछ आजू बाजू में नीम का पेड़ है उसके ऊपर ये दिखाई देता है। पैबल लोकल माइग्रेशन करता है, अब हिमालय की तरफ से अपने यहाँ पे हमारे एरिया में भी आया है, हुआ है कि एक परसों में इसकी मॉर्निंग चालू हुई थी, तब ये मेरे को दिखाई दिया था। इसका भी एक फोटो मिला था। ये पिछले साल का है। जहाँ तक साउथ अफ्रीका से दुबकाला खत्म होते ही अपने यहाँ पे आता है, जो किसानों को पानी बारिश आने वाली है इसका संदेशा ये देता है। पौषा करके है कॉमन हॉक, ये भी हमेशा दिखाई देता है। छोटा अंगारक स्मॉल मिनीवेट हमेशा जंगल में दिखने वाला पंछी कभी कभी दिखाई देता है मेरे आंगन में। तो ये खिड़की के गज पे बैठा हुआ मिला था। डायरेक्ट यूरोप से आने वाली जो पलस मैना है, रोजी पास्टर करके इसको कहते हैं, रोजी बोर्डिंग मैना इसको बोलते हैं। ये हमेशा करीबन 50 के संख्या में ये पाई जाती है। तो ये भी कभी कभी जो माइग्रेशन करती है तब हमारे आंगन के पेड़ों पे बैठी हुई दिखाई देती है। सुबह या शाम में ये हमेशा दिखाई देती है जब माइग्रेशन करती है। नवरंग जो जिसका जिक्र अभी छोटे क्षितिज ने किया था, इंडियन पिट्टा, इसके आंख पे 9 रंग है। और जब भी मैं खुद बहुत खुश नसीब हूँ कि ये जो बर्ड्स है ये मेरे आंगन में दिखता है। जब मैंने लोगों को बताया तो बहुत लोगों ने बोला कि पहले यही सवाल हमेशा बर्ड वॉचर या बर्डर जो रहते हैं, जो हार्डकोर बर्डर रहते हैं, उनको कोई भी पंछी दिखा तो उनको प्रूफ देना पड़ता है। जैसे हमारे मराठी में एक म्हण है कि बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर। एक तो बाप खुद का पिताजी दिखाओ, नहीं तो उसके नाम का श्राद्ध करो, ऐसी एक म्हण है। तो वैसा ही हमारे बर्डर पे भी रहता है कि आपके यहाँ पे पंछी दिखता है, उसका क्या सबूत है। तो इसका भी मेरे को कॉल आया था, लेकिन ये दिख नहीं रहा था। फिर एक दिन अचानक हमारे गेट के ऊपर जो मंडप बांधा हुआ है बेलों को रखने के लिए, तो उसके ऊपर ये बैठा हुआ दिखाई दिया और उसका इतना अच्छा फोटो मेरे को मिला था। ये भी घने जंगल में अपने यहाँ पे धुक्का लेपे टाइम पे ये माइग्रेट करता है। टकासुर ट्रीपाई कहते हैं, रूपस ट्रीपाई, उसको जंगल में टाइगर टूथब्रश भी कहा जाता है। डेन फॉरेस्ट पे या गांव के आजू बाजू में दिखने वाला ये पंछी है। ये भी इसका भी कॉल जब मैंने सुना तब मैं कैमरा लेके दौड़ा, तो मेरे को शॉट मिला था। स्वर्गीय नर्तक एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर बहुत सुंदर बर्ड्स है जो हमेशा घने जंगल में पाया जाता है। और इसे देखने के लिए लोग सफारी करते हैं या घने जंगल में भी जाते हैं। तो ये धुपकाले में हमेशा मेरे यहाँ पे आता है। अभी करीबन 4 साल हो गए कि इसका धुपकाले में इसका आना जाना मेरे यहाँ पे चालू है। बर्ड्स क्या करते हैं तो हमेशा पानी के लिए, अब आप बहुत बार, अब मैंने बोला था कि ये छठवीं पीढ़ी है। तो ये छठवीं पीढ़ी कैसी है, तो ये जो दया का जो मेल है ये वो अपने बच्चे को बता रहा है कि ये पानी है और ये आपको पीना है करके। इसी तरह से एक हैबिटेट डेवलप होने के बाद में इतने सारे बर्ड्स मेरे यहाँ पे दिखाई देते हैं। जिस तरह हम अपना शरीर स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ पानी में नहाते हैं, उसी तरह बर्ड्स भी नहाते हैं और उनके लिए वो पानी स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हर 3 दिन के बाद में ये सब पॉट में साफ सुथरा करके रखता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर पानी गंदा हो या उसमें शेवाल जैसा ग्रीनिश आया हो तो बर्ड्स उसके अंदर नहाते नहीं है। मैं जैसे ही जाता हूँ और वो पॉट साफ करता हूँ और अच्छा पानी डालता हूँ तो तुरंत बर्ड आके नहाना चालू कर देते हैं। दूसरा एक मैंने हमेशा देखा है कि जैसे धूपकाला चालू होता है तो हर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि पंछियों के लिए पानी रखो, पंछियों के लिए पानी रखो। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ धूपकाल में पानी रखने से कोई फायदा नहीं रहता। अगर आपके यहाँ पे बर्ड हैबिटेट अगर डेवलप करनी है तो आपको 12 ही महीने पानी रखना चाहिए। मैंने तो बर्ड्स को हर पानी में भी ये पॉट में नहाते हुए देखा है, पानी पीते हुए देखा है।
जब वहां पे 12 ही महीने स्वच्छ पानी आप रखते हो तो आपके यहाँ पे इस तरीके से बर्ड्स आना चालू होता है। ये मैना नहाते हुए दिखाई देती है। मैना ये बर्ड्स ऐसा है कि जो पूरा पानी खलास करती है, पूरा अंग जो है वो पानी में डुबोती है और फिर बाहर आके एक अपना पीस साफ करते हुए दिखती है। कुछ बर्ड्स ऐसे रहते हैं कि पंछी कि जो जैसे छोटे छोटे टेलर बर्ड्स और ये सन बर्ड्स जो है, जो बाहर पत्तियों पे जो दो बिंदु या छोटे छोटे बूंदे गिरे रहते हैं उसके उतने ही पानी में इनका उनका नहाना होता है। वो पूरे पन्ने पे अपना का खुद को गोल मोल मटोल करके पूरा पानी पंखों को लगा लेते हैं और फिर धीरे एक जगह पे जाके शांत से अपना एक एक पंख साफ करते हुए दिखाई देता है। ये सनबर्ड है, पर्पल सनबर्ड। तो ये छोटी छोटी फैसिलिटी जो है वो मैंने मेरे यहाँ पे प्रोटेक्ट की है। जिस तरह अपने को पता है कि एक हर टैंकर आता है तो हम बहुत भीड़ भाड़ में झगड़ा वगैरह करके मेरा बकेट पहले भरना चाहिए, मेरा बकेट भरना चाहिए, ऐसा हम झगड़ते हैं। लेकिन बच्चों में ऐसा मैंने कभी भी देखा नहीं है। जब अगर मैंने इनका इतना डिसिप्लिन देखा है, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता है कि पंछियों में बहुत डिसिप्लिन है। अगर बुलबुल नहाता है और वहां पे चिड़िया आती है तो बुलबुल तुरंत बाजू उठ जाता है और चिड़िया पानी पी लेती है। जैसे ही उसका पानी पीना हो जाता है वो उड़ के बाजू में बैठी है और फिर बुलबुल आके वापस नहाता है। तो ये इनका एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से नेचुरली डेवलप हुआ है। तो ये आदमियों को इनसे सीख लेना चाहिए। जैसा जैसा हैबिटेट आपका डेवलप होता है वैसे वैसे पंछियों का घर बनाना, घोंसला बनाना भी अपने आप वहां पे चालू हो जाता है। तो ये पूरा घोंसलों का साइकिल मैंने टेलर बर्ड का बनाया था। हम लोग सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से पंछियों को क्या फर्क गिरता है, या हमारे जो हम गलतियां करते हैं आदमी लोग, तो उनसे पंछियों पे क्या फर्क गिरता है। तो ये फर्क मैंने दिखाई दिया था मेरे को कि एक साल धूपकाला बारिश कम हुई थी और ये बेचारे पंछी ने औदुंबर का जो पेड़ था उसके ऊपर घोंसला बनाया, लेकिन उसके बाद में तुरंत बहुत धूप बढ़ने की वजह से पत्ते सूखने लग गए और इसका घोंसला जिस पत्ते पे उसने बनाया था वो पत्ता भी सूखते हुए मेरे को दिखाई दे रहा था। और मुझे पता चला कि इसके चूसे बड़े होने से पहले ये घोंसला टूटने की शंका है। इसलिए मैंने जब वो फीड लाने के लिए जाता था तब मैंने चुपके से जाके वहां पे छोटे छोटे सुतली बांध के उसको प्रोटेक्ट किया था। तो उसको पता चला कि यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, अभी अपने को कोई चिंता नहीं। जब मैंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था तो ये हर 3 मिनट के बाद में अपने चूसों को लिए और स्पाइडर लाया करती थी और उसको खिलाया करती थी। तो इसीलिए मेरे यहाँ पे गार्डन में हम जो बकरियों के जाल है वो निकालते नहीं है ताकि वो पंछियों को उसका फायदा मिले। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अपने आप पनप जाती है। जैसे कि ये बर्ड्स बटरफ्लाइज है, कुछ ट्री है उसके ऊपर ये आते हैं जो मेरे एरिया के बटरफ्लाई। ये इसका मदर ट्री जो है ये पैंसी, पिकॉक पैंसी करके बटरफ्लाई है। इसका मदर ट्री जो है वो मैंने लगाया है घर में काटे कोरांटी करके। तो उसके ऊपर ये अंडे भी डालती है। अभी इसका उसका कोष भी बना के उसमें से ये निकलती है। तो अभी घर में मेरे आंगन में कड़ी पत्ता है, नीम है, अपना नींबू है, लेमन है कि उसके ऊपर ये बटरफ्लाई अपना नेस्टिंग कर सकती है। इसका भी नेस्टिंग मेरे आंगन में हुआ था। चतुर बहुत बड़े पैमाने पे मेरे आंगन में है। ऐसा कहा जाता है कि चतुर जहाँ पे हेल्दी बायोडाइवर्सिटी है, स्वच्छ पानी है, वहीं पे ही चतुर पाए जाते हैं। तो इसकी 3 प्रजाति आज मेरे आंगन में पनपती है। सिल्क मौत करके मौत का प्रकार है जो मेरे आंगन में दिखाई दिया है। सरड़ा, गार्डन लिजार्ड जिसको कहते हैं, ये मकड़ी है जो रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अपना जाल दिन बनाती है और अलग अलग कीटक को इसके अंदर पकड़ के खाती है और सुबह इसको पंछी खाते हैं। तो एक पूरी फूड चेन मेरे यहाँ पे डेवलप हुई है। रात के 3 बजे का मैंने निकाला हुआ फोटो है जो ग्रास हॉपर है उसको खाते हुए ये मकड़ी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मेरे को पता चला कि एक छोटा सा पॉट अपने आंगन में अगर रखते हैं तो क्या फर्क गिरता है, ये इसका सक्सेस स्टोरी मैंने देखा 3-4 साल। फिर मैंने
ये लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए इसकी जन जागृति चालू की निसर्ग कट्टा और सातपुड़ा फाउंडेशन के माध्यम से। राष्ट्रीय हरित सेना के करीबन 250 स्कूल में से मैंने ऐसे इस तरीके से पोस्टर बना के लगाए। तब के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर थे लिमय साहब, उन्होंने इसका ओपनिंग किया था। और इस तरीके से मैंने पोस्टर बनाए। खुद ग्राफिक डिजाइनर होने की वजह से मेरे यहाँ पे अगर कोई इनविटेशन कार्ड या वेडिंग कार्ड्स के लिए कोई आता है तो उसकी हमेशा हम देखते हैं कि वेडिंग कार्ड की पीछे की साइड जो रहती है वो ब्लैंक रहती है। तो मैं वो सामने के क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि या ये मैसेज मेरा अगर आप डालते हो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने सिर्फ मैसेज वेडिंग कार्ड पे नहीं डाला, तो ऐसे फ्लेक्स भी उन्होंने उनकी शादी के यहाँ पे लगाए। क्योंकि इसका पानी रखना ये 10 साल पहले बहुत कोई कॉमन नहीं था, क्योंकि तब व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो मुझे इस माध्यम ऐसे अलग अलग माध्यम से मैंने लोगों को आह्वान किया था कि आप भी अपने घर में छोटा सा पक्षी अभयारण्य बना सकते हैं करके। इसका मैंने एक एग्जीबिशन बनाया है माझे पक्षी अभयारण्य करके, माय बर्ड सेंचुरी करके। करीबन 100 फोटो इसमें है। और ये अलग अलग स्कूलों में इसमें लगाता हूँ। साथ में जहाँ पे मंदिर है वहां पे भी मैं लगाता हूँ, ताकि लोगों में पंछियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो। इसी तरह प्लास्टिक का प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दिया कि मेरे घर में बहुत बड़े बड़े झाड़ होने की वजह से नायलॉन मांझा का बहुत प्रॉब्लम्स आता है, और उसके अंदर जब पंछी लटकते हुए मेरे को दिखाई दिए तब मैंने इसका भी कैंपेन चालू किया। और नायलॉन मांझा यूज नहीं करने के लिए ये कैंपेन मैंने किया। और हर हमेशा मेरा जो संक्रांति रहती है उसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद मेरे झाड़ पे जो जितना भी नायलॉन मांझा लगा रहता वो निकालने की कोशिश मैं हमेशा करता हूँ। इस तरीके से बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए ये छोटी सी जब मैंने मूवमेंट चालू की, तो जैसा क्षितिज ने बताया है कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, बच्चों में अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए मैंने एक साल अपने स्थानिक पक्षी करके कैलेंडर निकाला और वो बच्चों में बांट दिया था, ताकि बच्चों में अवेयरनेस अगर होता है, क्योंकि कैलेंडर ऐसा रहता है कि हमेशा अपने आंखों के सामने रहता है। तो आज ऐसा है कि आज किसी बच्चे का कॉल आता है कि मेरे यहाँ पे, पहले कॉल आता था बच्चों का कि या किसी लोगों का कि बर्ड रेस्क्यू करना है, लेकिन उनको पंछियों का नाम नहीं पता था। ये एक्टिविटी की वजह से ये होता है कि अभी जब भी रेस्क्यू कॉल आता है तो लोग पंछियों का नाम, बच्चा पंछियों का नाम बताता है कि सर मेरे यहाँ पे ऐसा ऐसा पंछी है, उसका नाम ये है, ये अभी मेरे को जख्मी अवस्था में मिला है, तो इसको क्या करना है करके। तो इतना अवेयरनेस ये छोटे छोटे एक्टिविटी में से मेरे को मिला है। इसका नेक्स्ट जनरेशन, इसका नेक्स्ट एक्टिविटी यही थी कि पंछियों के बारे में जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र का नहीं तो पहले पूरे भारत में का सबसे पहला शालेय पक्षी मित्र सम्मेलन हमने 2015 में अकोला में शुरुआत किया था। तो अगर बच्चों में यह स्कूल के वक्त ही अगर उनको पंछियों के बारे में या हॉबी के बारे में अगर पता चला, तो वो आगे जाके अच्छे बर्डर बनेंगे या बर्डिंग करेंगे या उसमें रिसर्च में करेंगे या कंजर्वेशन करेंगे। इसीलिए हर साल ये वर्ष सम्मेलन लिया जाता है। उसी तरह सिटी में अब हम देखते हैं कि हम हमेशा अपने को जैसा मन चाहा वैसे पेड़ लगाते हैं, जिसकी छाव, जिसके पत्ते कम झड़ने चाहिए, जिसको पानी कम लगेगा, जो हरा भरा दिखना चाहिए। इसकी वजह से हमने देखा है कि बड़े बड़े सिटी में एग्जॉस्टिक स्पेसीज लगाई जाती है, जो ज्यादा से ज्यादा फास्ट बढ़े। और इसकी वजह से भी बर्ड्स के पॉपुलेशन पे अभी बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इसीलिए हमने बर्ड्स को जो ट्रीज अच्छे लगते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन किया, जैसे काटे सावर है, पलस है, अमलताश है। तो ये ट्री सिटी में लगाना चाहिए। इसलिए ये जो लोकल स्पेसिस है अपनी, उनका वाइल्ड स्पेसिस है, उनका नर्सरी तैयार करके अलग अलग कॉलेजेस में हमने ये 3 ट्री को प्रमोट किया है। ये तीनों भी ट्री का फायदा ये है कि जब धूपकाले में हर जगह पे पानी की कमतरता रहती है, तो इसके फूल आते हैं और इसके फूल में नेक्टर बहुत रहता है। इसीलिए पंछियों को ये जूस का काम करती है, जो नेक्टर देने का काम करते हैं। जैसे हम धूपकाले में जूस पीते हैं, उसी तरह पंछी ये तीनों भी जो पेड़ है उनके फूलों में से रस चूसते हैं। इसीलिए सिटी में लगाने के लिए पक्ष्यांचे जूस सेंटर, पंछियों का जूस सेंटर करके हमने ये कॉन्सेप्ट चालू लॉन्च किया है। तो इस तरह के से एक छोटा सा पंछी
पानी पीने के लिए आया, और इस तरीके से मेरी इतनी एक्टिविटी उसमें से तैयार हो गई है। मेरा सभी से इतना ही अनुरोध है कि आपके यहाँ पे भी ऐसा छोटा सा पॉट रखिए, 12 महीने रखिए, और आप भी अपने यहाँ पे ऐसा छोटा सा खुद का बर्ड सेंचुरी आप तैयार कर सकते हैं। आज मेरे यहाँ पे करीबन 52 प्रकार के बर्ड्स आज आज तक मैंने आइडेंटिफाई करके उसका ई बर्ड पे नोटिंग करके रखा है। तो ये पॉट में बहुत बार आपको ऐसा होता है कि आप फोटोग्राफी जब करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फोटो आया, लेकिन जब क्लिक करते हैं और जब स्क्रीन पे देखते हो तो आपको पता चलता है कि विद सेकंड वो बर्ड्स वहां से निकल गया है। इसी तरह से निकल जाने के बाद में एक चैप्टर खत्म होता है, उसी तरह से ये मेरा छोटा सा माय बर्ड सेंचुरी इन कॉन्क्रीट जंगल, ये छोटा सा स्लाइड शो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि एक छोटी सी जो शुरुआत मेरे पॉट रखने से चालू हुई थी और उसकी आज मोमेंट अकोला में बन गई है या महाराष्ट्र में बन गई है, तो वैसे ही आपके यहाँ पे भी एक छोटी सी मोमेंट आप चालू कर सकते हैं आपके यहाँ पे छोटा सा पानी का पॉट रख के। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया अमोल सावंत सर जी, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर वर्क। सर बहुत ही मतलब जब सूखा पड़ा था तभी आपको प्रेरणा मिली कि मैं एक छोटा सा पॉट रखूं पानी पीने के लिए पक्षियों को, तो उससे उनको जो मदद मिलेगी, तो ये सोच के आपने एक कदम उठाया। और अभी जो आपने आखिरी में दिखाया कि आपने सम्मेलन तक लिए बच्चों के लिए, उसके साथ एक तो कंसेप्ट बहुत अच्छा कि मैरिज इनविटेशन कार्ड पे आपने किया। और सबसे बढ़िया चीज तो जूस सेंटर, ये तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है फॉर बर्ड्स। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो अच्छा लगता है मतलब शो ऑफ करना, ये आजकल की सोसाइटी में, लेकिन आपने जैसे कहा कि मिट्टी जरूरी है सीमेंट से ज्यादा, तो मिट्टी जितना हो सके उतना आपके इर्द गिर्द लगाने की, रखने की कोशिश की। और एक छोटा सा जंगल ही मिनी फॉरेस्ट आपके यहाँ पर आ गया। और सच में जब से हमने ये वेबिनार सीरीज शुरू किया है, तो हमें अलग अलग एरिया में काम करने वाले आपके जैसे महानुभाव मिलते हैं। और जैसे कि हमारे प्रेरणा स्थान डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हर बार कहते हैं कि देर आर 4 पिलर्स इन एवरी रिवर बेसिन रिजुवेनेशन। पहला पिलर रहता है कि सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि सिर्फ लोग नहीं, तो उसके साथ जैसे आज आपने पक्षियों के बारे में कहा, हैबिटेट के बारे में कहा, दैट्स अ सोसाइटी फॉर नेचर। देन सेकंड थिंग ही ऑलवेज सेज अबाउट द कि इसके साथ संत होने चाहिए। जो संत यानी कि सिर्फ कोई गुरु महाराज नहीं, तो आपके जैसे लोग कि जो सच्चे दिल से बाय डिवोशन इतना बड़ा काम कर रहे हैं नेचर के लिए। क्षितिज तो एक छोटा है, लेकिन उन्होंने तो इतना बड़ा काम और इतना बड़ा ज्ञान इस प्लेटफॉर्म पे दिया। और जैसे कि डॉक्टर सर कह रहे थे कि हम बहुत बार स्कूलों में जाके अलग अलग जगह जाके वर्कशॉप लेते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी तीसरी चीज कहते हैं कि इसके साथ महाजन की जरूरी रहते हैं। महाजन यानी कि जो आज के हम जैसे सीएसआर फंडिंग कहते हैं, वो भी जरूरी है हमारे नदी को हमारे प्रकृति को बचाने के लिए। और चौथी चीज रहती है प्रशासन, गवर्नमेंट। तो ये चीजें चारों जब इकट्ठा हो जाती है, तो नदी अविरल निर्मल और स्वतंत्र बहने में मदद हो जाती है। और आज जो आपने पक्षियों के बारे में और पक्षियों के साथ साथ कैसे नेचुरल हैबिटेट अगर अच्छा हो, तो कैसे वो पंछी, हम हमें तो कुछ करना नहीं है, अगर वो सब कुछ सब कर लेते हैं, हम तो एक निमित्त मात्र है ऐसे हम कहते हैं। क्योंकि जैसे क्षितिज जी ने बताया कि वो सारा काम कर लेते हैं नेचर के लिए, हम तो कुछ भी नहीं करते एज ए ह्यूमन बींग्स। वो सीड के लिए काम कर रहे हैं, वो
पेस्ट कंट्रोल के बारे में काम कर रहे हैं। तो वो खुद नेचर को बचाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे होते भी पंछी। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए मैं खुला करना चाहूंगा। और जैसे कि आज के तीनों वक्ता जो यहाँ पर पंक्षियों के बारे में बताया है, तो वो बहुत ही बड़ा ज्ञान, और सिर्फ ज्ञान नहीं तो प्रैक्टिकल मॉडल आप लोगों ने जो बनाया, आपको बार बार मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। मैं आज यहाँ पर जो श्रोता है गण है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना जो भी फीडबैक है, कुछ सवाल हो गए, तो यहाँ पर शेयर करें। प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। सभी के लिए मंच हम खुला करते हैं। जिसको बात करनी है अनम्यूट करके बात कीजिए। रूपाली मैम, दर्शना मैम, मंजूश्री, रवि किरण जी, राधेश्याम जी, डॉक्टर संतोष जी, के प्रशांत जी। जिनको बात करना है प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्कार बोलिए। सगळ्यांना. हाँ बोलिए। नमस्कार हाँ सगळ्यांना. नमस्कार। अ, मी अकोल्यातून मंजुश्री कुलकर्णी बोलते. हाँ अकोल्यात बोला असल्यामुळे मॅडम। अमोलचं काम खूप आधीपासून जवळून बघते आहे, त्याच्यामुळे त्याचं कौतुक आणि अभिमानच आहे. दोन्ही गोष्टी आहेत त्याच्या बाबतीत. आज आणखीन आणखीन त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडतं की तो नुसता एकटा नाही करत, त्याच्यासोबत खूप सारी सेना आहे. आणि आता तो बुलढाणा आणि इकडे जिथपर्यंत पोहोचतो आहे आणि त्याच्या मार्गदर्शनाखाली जे लोक काम करतात आहेत ते वयाने मोठे असतील. आणि आता क्षितिजला बघून तर खूपच जास्त आनंद झाला. म्हणजे क्षितिज सारखे मुलं जर का ह्या कार्यामध्ये उतरले तर मला वाटतं आपले आशावाद वाढायला हरकत नाही. आजूबाजूला सध्या जे काही वातावरण आहे त्यांनी आपल्याला फार निराशा येऊन जाते की काय सुरू आहे आपल्या आजूबाजूला. पण जेव्हा असे काही क्षण मिळतात की क्षितिज सारखे मुलं आणि तुम्ही लोक सगळेजण ह्या कामात आहात, ते कुठेतरी आपल्या जागी राहून हे काम करत, त्याचं खरंच खूप कौतुक आहे आणि आशा वाटते की काहीतरी चांगलं होतं आहे आजूबाजूला. तर या सेमिनार मध्ये येऊन सगळं ऐकून बघून खूप आनंद वाटला. सगळ्यांचे खूप अभिनंदन आणि धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया मंजूश्री मैम। आप हमेशा जुड़ते रहिए। एवरी फोर्टनाइटली हमारे वेबिनार सीरीज शुरू है, और मई 2021 से ये वेबिनार सीरीज शुरू हुआ है। और यहाँ पर जो भी महानुभाव आते हैं, वो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस उनका जो जमीन के ऊपर है, सब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। कोई भी यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आता है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आता है। रवि किरण जी प्लीज स्पीक। हाँ जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सेमिनार अरेंज किया, हमको भी बहुत अ, अच्छा इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से मिल गया। और निकम सर और क्षितिज का काम तो मैं बुल्ढाने में रहता हूँ, इसलिए मैं करीब से देखता हूँ। अमोल सावंत सर का भी काम जो है बहुत बढ़िया है। जो आज शामिल होने का जो अवसर हमको मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब सिक्स्थ में मैंने होमी भाभा नाम की कंपटीशन मतलब स्पर्धा परीक्षा थी, जिसमें थर्ड लेवल में हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो उसका जो टॉपिक था वो एनवायरमेंट से रिलेटेड था, बर्ड से रिलेटेड था। तो अमोल सावंत सर ने हमें बहुत हेल्प की थी। उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और तभी से और तभी से हमारे मतलब कोरोना के वक्त भी जो बुकलेट थे वो उन्हीं के द्वारा प्राप्त किए गए थे। मतलब जो हम पहले बर्ड्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते थे, फोटो निकालते थे, उसके उनके बारे में ज्यादा हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन उनके द्वारा हमें बर्ड्स मतलब बर्ड्स का क्या रोल है या फिर महत्व क्या है वो हमें पता चला।
क्षितिज जी, और एक आज तक सवाल भी है। उनका गाइडेंस लेते हैं। क्षितिज जी, आप अभी कौन से कक्षा में हो? 8th। ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपके जैसे सारे स्टूडेंट इतना प्रकृति के बारे में सोचने लगेंगे, और ये तो होने होने जा रहा है हर जगह, क्योंकि बड़े लोगों से ज्यादा आपके जैसे छोटे छोटे विद्यार्थी जब पूरे दुनिया के ऐसे कहा जाता है कि पूरे दुनिया में हर 8 साल में 5 to 8 ट्वेल्थ में पढ़ने वाले 1 बिलियन स्टूडेंट्स है, वो हर 8 साल में बदलते रहते। अगर आपके जैसे नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे मैसेज और प्रैक्टिकल काम लेकर जाएंगे, तो सच में प्रकृति की रक्षा के बारे में जो आपके जैसे लोग कदम उठा रहे हैं, वो प्रकृति को ठीक करने में मदद करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। जिनको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर मिलिंद जी, राधेश्याम जी बात कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया टॉपिक पर आज आपने जो वेबिनार अरेंज किया है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा है। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही हेलो। है। राधेश्याम दादा बात कीजिए। एक कहावत है इंग्लिश में, स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन लाइज इन इट्स वीकेस्ट लिंक। वहाँ जो श्रृंखला होती है, चेन होती है, उसकी सारी जो शक्ति होती है, ये उसकी सबसे कमजोर कड़ी के बराबर होती है। माना जो कड़ियाँ जो होती है, उसके अंदर कड़ी कड़ी से श्रृंखला बनती है, तो उसकी जो श्रृंखला की पूरी ताकत जो होती है, वो श्रृंखला की जो सबसे कमजोर कड़ी उतनी ही होती है। जब प्रेशर आता है चेन के ऊपर, तो सारी कड़ियों के ऊपर इवनली डिवाइड होता है, और जो सबसे कमजोर रहती है वो सबसे पहले टूट जाती है। तो जब वो टूट गई, तो फिर चेन का अपना एग्जिस्टेंस नहीं रहता। इसी प्रकार हमारी ये जो बायोडाइवर्सिटी की जो चेन है, इसकी एक कड़ी मनुष्य भी है, एक कड़ी इसकी पंछी भी है, बाकी जानवर भी है, सभी है। तो जो काम आप लोग जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। ये जो कमजोर कड़ी है, इसको स्ट्रेंथन करना, इसको शक्तिशाली बनाना, ये समय की पुकार है। और बहुत अच्छा ये काम आपका जारी है। हम भी जैसे विशाल भाई जानते हैं, हम खेती करते हैं और खेती में रहते हैं, खेती में मकान है, तो यहाँ पे भी हमको बहुत सारे अनुभव पंछियों के बारे में आते हैं। लेकिन जैसा दृष्टिकोण आपने डेवलप किया है, और जो माना पंछियों के नाम, उनके कर्तव्य क्या वगैरह, तो वो हम हमारे यहाँ जिस फोटो में जो देखे, इसमें से करीब 90% पंछी हम भी यहाँ रेगुलर देखते रहते हैं। लेकिन उनके फोटो निकालना या वो चीजें जो है, वो हमको उतनी जमती नहीं है, वो उस तरीके से कैमरा वगैरह मोबाइल में कोशिश करते हैं, फिर उसको नेट पे जाके उसका नाम वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग पंछी जो अलग अलग ये होते हैं, एक छोटी 1 1.5 इंच की चिड़िया से लेके तो भारद्वाज तक, इतने जो हर प्रकार के पंछी हैं। दिन के अलग है, रात के अलग है। रात को ये सीताफल वगैरह, बादाम के झाड़ है या उम्बर है, इसके ऊपर खाने के लिए वटवागुड़ आते हैं, ये बाकी के। तो बहुत बढ़िया है ये नेचर। तो बहुत अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम अटेंड करके। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप काम करते रहिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है। कुछ मदद लगे तो हम भी है आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। शुक्रिया राधेश्याम दादा। प्रवीण जी, डॉक्टर संतोष, आपने अनम्यूट किया था। हाँ प्रवीण जी, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार. नमस्कार। मी खूप उशिरा ह्या वेब सिरीज मध्ये जुळलो. खरं म्हणजे त्याचा खेद वाटतो की इतके दिवस आपल्याला हे माहित नव्हतं किंवा याचा आपल्याला संधी मिळाली नाही. पण आज ही संधी मला अमोल सावंतमुळे मिळाली. तर मी अमोलला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी धन्यवाद देतो की त्याच्यामुळे मला ही यामध्ये पार्टिसिपेट व्हायची आणि काहीतरी शिकण्याची संधी अमोलने उपलब्ध करून दिली. तसे अमोल सर माझे गुरुच आहेत. राष्ट्रीय हरित सेनेचं आम्ही काम करत असताना त्यातनं अनुभवाचे बोल मला शिकता आले, त्यापासून काहीतरी घेता आलं. जवळजवळ अमोल सरांनी जेवढे काही बर्ड्स यामध्ये त्यांच्या अभयारण्यातले सांगितलेत, त्यातनं जवळपास 50% तरी बर्ड माझ्या इथे मी पण नोटिफाय केलेत. माझ्या इथला जवळपास प्लॉट एरिया जो मी ते पण त्यांच्याचपासून इन्स्पायरेशन आहे की प्लॉट्स एरियाच्या जवळजवळ 50% एरिया हा मी पूर्णतः गार्डन आणि त्यांच्या सारखंच काहीतरी काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
पण त्याचं डॉक्युमेंटेशन प्रॉपर नाही जमलं किंवा नाही करता आलं. आज ह्या वेब सिरीज मधनं तेवढं मात्र शिकलो की असं एक जर डॉक्युमेंटेशन केलं तर आपण सुद्धा मुलांना काहीतरी देऊ शकतो. दुसरं मला या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा उल्लेख करावा असं वाटतो तो डॉक्टर गजेंद्रजी आणि त्यांचा मुलगा क्षितिज. डॉक्टर गजेंद्रजी बाय प्रोफेशन एक ह्युमन प्रॅक्टिशनर डॉक्टर्स आहेत, परंतु तसं असून सुद्धा त्यांनी निसर्गाकडे जे वाटचाल केली किंवा त्यातनं जे कार्य केलं ते खरोखर अभिनव आहे. त्यांच्या कार्याला खूप खूप सलाम. क्षितिज त्याच्या नावाप्रमाणेच खरंच क्षितिजापर्यंत पोहोचेल यात काही शंका नाही. तो भावी डॉक्टर आहे, ऑर्निथॉलॉजिस्ट आहेच, परंतु होऊ शकतं की डॉक्टर सलीम अलींच्या नंतर कदाचित त्याचं नाव यामध्ये सुवर्णाक्षरानं कोरल्या जाईल, लिहिल्या जाईल, हीच मी या ठिकाणी अपेक्षा करतो. तुम्हाला सुद्धा धन्यवाद देतो आणि या उपक्रमाबद्दल माझं सुयश चिंतून या ठिकाणी थांबतो. सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर। डॉक्टर संतोष जी, अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर मिलिंद सर, रूपाली मैम, निखिल जी। मैं एक यहाँ पर एक 2 मिनट में बात शेयर करना चाहता हूँ। तब तक मैं एक 2 साल पहले वर्धा में गया था। तो वहाँ पर भी वहाँ के जो नेचर निसर्ग प्रेमी लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जंगल बनाया है। और वहाँ पर तो स्कैनर भी लगाए हुए हैं। जैसे आपने सारे बर्ड्स के बारे में दिखाया, अमोल जी ने छोटा जंगल दिखाया, वैसे वहाँ पर जो भी पेड़ है, वहाँ पर पंछी है, उनके सारे स्कैन किया तो वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आती है। एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा मॉडल वहाँ पर हमारे एक सीनियर मेंटर है बेलखोड़े जी, वो रिटायर ऑफिसर है बैंक के, उन्होंने बनवाया है। तो आप जरूर हो सके तो वर्धा में जब जाओगे तो वो जरूर देखना। मैं रुकता हूँ। अभी किसने अनम्यूट किया था, तो प्लीज बात कीजिए। बाजीराव जी वेलकम, आप अभी जुड़े हो। रूपाली मैम, अनम्यूट करके बात कीजिए। जिनको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। आपके मन में जो भी है, फीडबैक है, क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर बात रखिएगा। हाँ, निखिल जी बोलिए। सर नमस्कार, मैं निखिल पुणे कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र पक्ष मित्र से बहुत बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वेलकम। हुआ है सर, एकदम मस्त लगा है। बहुत सारी चीजें जो यंग एज में हम सीख सकते हैं, और क्षितिज ने तो एक दिखा दिया कि ही कैन ही हैज पोटेंशियल एंड ही कैन डू ग्रेट वर्क इन अपकमिंग ईयर्स आल्सो। रिगार्डिंग गजेंद्र जी एंड सावंत सर, दो आर एक्सपीरियंस इन ओवरऑल सिस्टम। जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे हमें क्या सीखना है, इस वेबिनार से अच्छा एक इंसाइट मिला है। वी कैन डू इट एंड बीइंग अ पब्लिक मेंबर्स, दो ही वर्क्स एट द पब्लिक लेवल इन पीपल पीपल। एक अच्छा उनका इनिशिएटिव रहा है दोनों पर्सनालिटीज का। उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं पुणे महाराष्ट्र पक्ष मित्र से। और अपकमिंग डेज में भी कुछ अच्छा नया वेबिनार्स रखिए सर, हम डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे और हम भी नया कुछ सीखेंगे और हम भी कुछ नया प्रेजेंट करेंगे। सर अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन चल रहा है। हमने महाराष्ट्र के ऑल कैंडिडेट्स को पूछा है कि आपका एजेंडा क्या है बायोडायवर्सिटी के लिए। आपके कंस्टिट्यूशन में आप बर्ड्स के लिए क्या करना 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 चाहते हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एजेंडा नहीं रखा है। मैंने 5,000 लेटर लिखे सर उनको कि यू शुड प्रिपेयर योर एजेंडा एंड शो अस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। डेफिनेटली हमारे कुछ नया आता है पुणे से तो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया निखिल जी, आज जरूर हम एक दूसरे के साथ संवाद में रहेंगे। और यही मकसद है कि जो हमारी तापी माँ है, उसके जो भी रिवर बेसिन में, उसके वादी में जितने सारे महानुभाव छोटे छोटे, मतलब कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप में काम कर रहा है, ये सारे जब एक ओके सब मिलकर काम करेंगे तो तापी माँ की जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता है, वो फिर से बहने लगेगी। ऐसे हमें लगता है। और उसके लिए तापी माँ हमें जरूर आशीर्वाद देगी। अब जिनको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिएगा।
डॉक्टर मिलिंद जी, डॉक्टर संतोष जी, रूपाली मैम। अगर कोई बात नहीं करना चाहता है तो फिर हम समापन के तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि आज जो क्षितिज जी ने, डॉक्टर गजेंद्र जी ने और अमोल सावंत सर ने यहाँ पर पक्षियों के बारे में और उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में बताया, ये जानकारी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वेबिनार हम फेसबुक लाइव है, बाद में लोग आके देखेंगे, यूट्यूब पे भी रहेगा। और ये आज जो बातें की, ये सिर्फ बातें नहीं है, जैसे कि अमोल सर ने कहा कि जस्ट सूखा पड़ा था ड्रॉट के बारे में, जब उन्होंने पेपर में पेपर कटिंग्स दिखाए और उनके दिल में ये कि मुझे पानी मिल रहा है तो पंछियों को नहीं मिल रहा है। तो यही प्यार अगर सभी लोग प्रकृति के लिए करना शुरू करेंगे तो जरूर आज नहीं तो कल, कुछ सालों के बाद आज जरूर हम अपने प्रकृति के बारे में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन उसे बिगाड़ना नहीं है, यही सबसे अच्छा मकसद है। जैसे अमोल सर ने मिट्टी का एग्जाम्पल दिया है कि हमें मिट्टी नहीं चाहिए क्योंकि हमें शो ऑफ करना है, लेकिन अगर मिट्टी रही तो नेचुरली नेचर खुद कर कर सकता है। हमें कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हम उसे जो बिगाड़ रहे हैं उसे रोकना है। इतने में यहाँ पर बात रखना चाहूंगा। अगर कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है तो मैं डॉक्टर निकम सर से और अमोल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते समाप्त करते वक्त आपका मैसेज सबके लिए जरूरी है। और मैं आप तीनों वक्ताओं का, महानुभावों का यहाँ पर थैंक्स करना चाहूंगा। और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम भी जब भी आपकी जरूरी होगी तो आपको जरूर कॉल करेंगे, आपकी राय लेंगे, आपकी गाइडलाइंस लेंगे। तो जाते जाते तीनों समाप्त करने के पहले एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, बाद में हम एक प्रेयर से इस आज के सत्संग का समापन करेंगे। प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। सबसे पहले तो मैं तापी कोर टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ हमारे जो गुरु हैं अमोल सावंत सर, उनके वजह से आज ये सब पॉसिबल हुआ। ये भी मैं आपको फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि जो सर की जो निसर्ग इकट्ठा करके जो बाल चळवळ है, वो सही में बहुत बड़ा काम करेंगी, और क्षितिज उसका ही एक बाय प्रोडक्ट है। थैंक यू। क्षितिज, आप भी कुछ बात कीजिए। मैं तापी को जाने ये संस्था को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया हमारी राय बताने का और अवेयरनेस प्रोग्राम और प्रेजेंट करने का। और अमोल सावंत सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्हीं के मार्गदर्शन के अंडर हमने ये सब किया है। उनके मूल्यवान मार्गदर्शन के कारण ही हम यहाँ पर पक्षियों को इतना जान सके हैं, और अभी भी उनका मार्गदर्शन लेते ही है। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद बोलिए अमोल सर। सबको धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं निकम जी का कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आपसे जुड़वा दिया है। उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसा वेबिनार है, मतलब बिल्कुल करेंगे अपन। और इस तरीके से आज सब कविटकर सर मौजूद है। कविटकर सर सीनियर पर्सन है और ये खुद शिक्षक है ग्रामीण भाग में, और खुद अच्छा काम उनका भी चालू है। संतोष सर है, मिलिंद सर है, और हमारे मौजूदा है। और ये सब अभी हम, हमारा जो पूरा निसर्ग कट्टा परिवार है, ये मैं आज आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपके तापी से ही आज ये परिवार पूरा जुड़ने वाला है, ताकि आगे जाके हम और अलग अलग एक्टिविटीज में हम सहभागी हो सके। तो इसलिए आपका सभी का बहुत धन्यवाद, खास करके क्षितिज
बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ। और जैसा कविटकर सर ने जो आशा बताई है, मुझे लगता है कि वो सचमुच वो आशा हमारी आपकी हम क्षितिज तेरे में देख रहे हैं कि आगे जाके तू भी सलीम अली जैसा कुछ भी बड़ा काम करेगा। ये आज के प्रेजेंटेशन में से तो मुझे पक्का हो गया है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। और विशाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद के हर सेमिनार में हमारी टीम आपसे जुड़ी रहेगी और ऐसा कुछ बहुत बढ़िया अमोल सर। तो जरूर हम मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ, हमारी पूरी टीम है। हाँ, अभी हमारे साथ जुड़े थे बुल्डाने से ये संजय गुरव सर, जिन्हें हम कमल वाले बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। वो बुल्डाना में बहुत अच्छा काम है, और उनका एक स्पैरो का जो घर है, वो भी वो अवेयरनेस का कैंप करते हैं, बुल्डाना से ही है। वो जुड़े थे लेकिन कुछ कनेक्शन के वजह से वो जुड़ लेफ्ट हो गए। तो मैं सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के ये प्रोग्राम की समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। हम फिर से आओ तापी नदी को जाने के वेबिनार में जुड़ेंगे और ये संवाद जारी रहेगा। आ, मैं सभी टीम के तरफ से आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।